नमस्कार साथियों, मैं डीएस वर्मा आपके अपने YouTube चैनल यूपी के शिक्षा रत्न में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी भाषा और व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपके हिंदी के लिए सभी कोर्स फ्री में दिए जाएंगे। मित्रों, इसमें हिंदी भाषा एवं व्याकरण के बारे में हम आपको बताते हैं कि हिंदी भाषा क्या होती है और व्याकरण के बारे में बताएंगे कि व्याकरण क्या होती है। हर सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें जानना है या सीखना है तो हमें कम से कम उसके ग्रामर अर्थात व्याकरण को जानना चाहिए। जैसे हिंदी को हमें सीखना है तो हिंदी के व्याकरण के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण में किस प्रकार से हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए। मित्रों, आज से हम आपके पहले दिन की क्लास शुभारंभ करते हैं, जिसमें हिंदी भाषा और व्याकरण का परिचय हम आपको एक क्लास में देंगे। उसके बाद नित्य प्रतिदिन आपको एक कक्षा उपलब्ध कराते रहेंगे। जैसे आज आपके पहले क्लास में आपको बताया जाता है कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय क्या होगा। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। जिसमें आपने देखा कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। बात आती है इस हिंदी भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भाषा क्या होता है। अगर हम भाषा के बारे में जानना चाहें तो भाषा की उत्पत्ति कहां से होती है, भाषा का विकास कहां से होता है, कि भाषा किस धातु से ली गई है, इसमें आपको देखना होगा कि भाषा की उत्पत्ति कहां से होती है। उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम देखें तो भाषा की उत्पत्ति होती है मूल भाषा से। भाषा की उत्पत्ति होगी मूल भाषा। मूल भाषा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मूल भाषा कौन सी होती है, तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत मानी जाती है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत मानी जाती है और इसकी उत्पत्ति में अगर देखें, संस्कृत में इस्तेमाल की जाती है धातुएं, जिसमें भांस धातु से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। भांस धातु से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। अर्थात हमने देखा कि भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, मूल भाषा से, और मूल भाषा हमारी संस्कृत मानी जाती है। और संस्कृत में उपयोग की जाने वाली धातुओं में एक धातु है भांस धातु। इस भांस धातु से इसकी उत्पत्ति होती है। बात करें इसके शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भाषा का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो भाषा का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसे कहते हैं विचार प्रकट करना। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। फिर आता है हमारे मन में कि ये विचार क्या होता है, अर्थात विचार को हम कैसे परिभाषित करें, कि विचार किस प्रकार से स्पष्ट करें। आपने देखा होगा कि यदि दो व्यक्ति हैं और इन दोनों व्यक्ति के मन में आने वाला आध्यात्मक इकाई विचार के रूप में जाना जाता है। जब तक ये ए व्यक्ति बी को अपने मन की बात स्पष्ट रूप से न कह दे, या बी व्यक्ति ए व्यक्ति के लिए अपने मन की बात स्पष्ट न कर दे, तब तक ये विचार के रूप में प्रकट होता रहेगा। अर्थात मन में आने वाली आध्यात्मक इकाई विचार कहलाती है। तो इसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो विचार किसे स्पष्ट करते हैं। जैसे विचार के अगर हम परिभाषित करना चाहें कि विचार क्या होता है, तो बताएंगे कि मन में आने वाला, मन में चलने वाला आध्यात्मक इकाई विचार कहलाती है।
आध्वनात्मक इकाई विचार कहलाती है। इसके बाद में आता है भाषा किसे कहते हैं। अगर हम भाषा को परिभाषित करना चाहें, भाषा की परिभाषा क्या होगी, तो आप बताएंगे कि एक व्यक्ति के मन में, यानी कि एक व्यक्ति के मन में चलने वाले विचारों को, एक व्यक्ति के मन में चलने वाले विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है, जिस माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। देखिएगा मित्रों, मैंने आपको भाषा से अवगत कराने का प्रयास किया। मैंने बताया कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, कि भाषा कहते किसे हैं, तो भाषा की उत्पत्ति मूल भाषा संस्कृत से मानी जाती है, और मूल भाषा संस्कृत में भाष धातु का इसका अर्थ निकाला जाता है। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार भी क्या होता है, अगर हम बारीकी से जाने तो विचार क्या होता है, विचार होता है कि मन में चलने वाला आध्वनात्मक, आध्वनात्मक का मतलब जिसमें ध्वनि उत्पन्न न हो, हम एक व्यक्ति को स्पष्ट नहीं बता पाए, तो उसको आध्वनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। इसके संदर्भ में देखें कि विचार से भाषा का क्या संबंध होता है, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के मन में चलने वाले आध्वनात्मक इकाई अर्थात विचार, जब तक हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं बता पाते हैं, या हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं, तो जिस माध्यम या साधन का इस्तेमाल करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। तो भाषा के संदर्भ में आपने दो बातें सीखी। सबसे पहली बात उत्पत्ति कहां से हुई, दूसरी बात शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीसरी बात में हमने जानने का प्रयास किया कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। मित्रों, इसके बाद में हम जानना चाहते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो भाषा के संदर्भ में देखें कि भाषाओं की विशेषता कितनी होती है। तो भाषा की मूलतः देखें तो 6 विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता आप लोग देखेंगे भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता के संदर्भ में देखें कि इसकी विशेषता कितनी होती है। भाषा के संदर्भ में विशेषता, तो विशेषताओं में अगर हम देखें, पहली विशेषता होती है कि भाषा अर्जित संपत्ति होती है। भाषा अर्जित संपत्ति होती है, अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि भाषा को हमें, मित्रों, हम जानने का प्रयास किया भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की विशेषता में हमने आपको बताया कि भाषा की पहली विशेषता होती है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। कहने का मतलब यह है हमें ये विरासत में तो मिली नहीं है, हमें ये जो भाषा है सीखनी पड़ती है, नहीं तो जन्मजात है। ऐसा तो है नहीं कि माता ने हमें जन्म दे दिया और हम सीख गए, हमें इसे ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए हम बताने का प्रयास करते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं। हम क्या कह सकते हैं कि जन्मजात नहीं, जन्मजात नहीं, ठीक है, ये जन्मजात नहीं होती। भाषा की दूसरी विशेषता के बारे में अगर हम देखें कि भाषा किस प्रकार की विशेषता है, तो बेटा हम बात करते हैं कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक
प्रक्रिया है। अर्थात सामाजिक का मतलब है कि हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं हम उसी प्रकार की भाषा को सीख पाते हैं। यदि हमारा अगर बच्चा इंग्लैंड में जन्म होता है तो वह इंग्लैंड की भाषा अर्थात अंग्रेजी सीखेगा। अगर वो बच्चा हिंदुस्तान में उत्पन्न होता है अर्थात पैदा होता है तो वह हिंदुस्तान की भाषा सीखेगा। कहने का मतलब है कि भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति अपनी मूल भाषा अर्थात हिंदी को सीखेगा, जबकि ब्रिटेन में रहने वाला व्यक्ति या ब्रिटेन में पैदा होने वाला बच्चा इंग्लिश को सीखेगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले व्यक्ति अर्थात मनुष्य पे भाषा के संदर्भ में देखें तो समाज का प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात आ जाती है कि भाषा का स्वरूप होता है या नहीं। तो तीसरी बात में आप बताएंगे कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। स्वरूप नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? यदि भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो हम 10th करके ही अपनी पढ़ाई रोक देते, हम 12th करके ही पढ़ाई रोक देते, हम नहीं करते MA, हम नहीं करते PhD। अगर भाषा का मानक रूप होता या अंतिम स्वरूप होता तो इस संदर्भ में हम 10th 12th MA B.Ed PhD नहीं करते। तो इसका मतलब हुआ कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। तीसरी बात में अगर मैं प्रयास करूं कि भाषा का मानक रूप होता है या नहीं, तो हम देखेंगे भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का मानक रूप होता है। कहने का संदर्भ यह है कि भाषा का अंतिम स्वरूप बेशक नहीं होता लेकिन भाषा का मानक रूप होता है। कैसे होता है? जैसे हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में अ वर्ड इस प्रकार से बनता है तो हम इसको ही बनाएंगे, हम इसका कुछ और शब्द नहीं बना सकते। हम देखते हैं कि अगर हम हिंदी वर्णमाला में क वर्ण इस प्रकार से बनाते हैं तो केवल यही बनाने का उद्देश्य रहेगा और यही बनाया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि भाषा का अंतिम स्वरूप बेशक नहीं होता लेकिन भाषा का मानक रूप होता है। तीसरी बात आ जाती है इसमें कि भाषा परिवर्तनशील होती है या नहीं। तो इसके संदर्भ में हम देखें इसकी 5वीं विशेषता जो होती है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। क्या बताएंगे? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा बदलती रहती है। जैसे किसी लेखक ने कहा है, किसी लेखक ने बताया कि कोस कोस पर बदले पानी और 12 कोस पर बाणी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 4-6 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है और उसी प्रकार से 12 कोस अगर हम बदल दें अपने स्थान तो वाणी का फर्क आ जाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ की भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है उसी प्रकार से आप रामपुर साइड या मेरठ के क्षेत्र में चले जाओ तो खड़ी बोली अर्थात खड़ी भाषा देखी जाती है। तो इस संदर्भ में हम बताने का प्रयास करते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है। क्यों होती है? क्योंकि किसी ने बताया कि कोस कोस बदले, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, 12 कोस पर बदले बाणी, बदले बाणी। इसका मतलब यही लगाया जाता है कि भाषा, हमने देखा कि भाषा परिवर्तनशील होती है। कोस कोस पर बदले पानी और 12 कोस पर बदले बाणी। इसका मतलब हुआ कि भाषा परिवर्तनशील होती है। छठी विशेषता होती है कि बेटा भाषा कठिन से आसान की ओर, कठिन से आसान की ओर अग्रसित होती है। कठिन से आसान की ओर अग्रसित होती है, अग्रसित होती है। कैसे?
आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मनुष्य जब तक स्कूल में नहीं जाता है तब तक उसे पढ़ाई कठिन लगती है, और जैसे ही वह पढ़ने जाने लगता है, अगर उसने पहली कक्षा पास कर ली और दूसरी कक्षा में जाता है तो उसे पहली कक्षा आसान लगने लगती है। कहने का मतलब है कि जब तक हम किसी कार्य को शुरू ना करें तब तक वह बहुत कठिन लगता है, और जिस प्रकार से हम वो कार्य कर चुके होते हैं तो वह कार्य हमें बहुत ही आसान लगने लगता है। तो इसमें देखा कि भाषा की 6 विशेषताएं होती हैं। पहली, भाषा अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं। दूसरी विशेषता बताता है कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी प्रकार की हमें भाषा सीखनी पड़ती है। तीसरी बात बताएगी कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, अर्थात अगर अंतिम स्वरूप होता तो हम आगे की पढ़ाई ही नहीं करते। चौथी विशेषता बताएगी कि भाषा का मानक रूप होता है, अर्थात हम जिस प्रकार से कोई भी वर्ड किसी आकृति में पढ़ते हैं उसी आकृति में ही संसार के सभी लोग पढ़ा करते हैं। इस संदर्भ में भाषा का मानक रूप होता है। अगली बात करें कि भाषा परिवर्तनशील होती है। जी हाँ, भाषा परिवर्तनशील होती है। जैसे जैसे आप स्थान को बदलते रहेंगे भाषा में परिवर्तन आता रहेगा। छठी बात आ जाती है कि भाषा कठिन से आसान की ओर होती है। ये तो भाषा है, संसार का हर एक काम शुरुआत में कठिन लगता है और उसके बाद आसान लगने लगता है। अब बात आती है कि भाषा का विकास किस क्रम में होता है। तो भाषा के विकास के क्रम में हम देखें, भाषा सबसे पहले मनुष्य जो होता है सुनने की प्रवृत्ति को जगाता है, क्योंकि सुनने की प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात होती है। सुनने की प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात होती है। उसके बाद में आता है सुनने के बाद बोलने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर कोई नन्हा मेहमान अर्थात नन्हा बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो बच्चा सुनने की प्रवृत्ति को जगाता है। यदि हम अब उसकी तरफ हंस करके पेश आते हैं तो वह बच्चा हंसने लगता है। यदि हम गुस्से में पेश आते हैं तो बच्चा हमारा चेहरा देख करके ही रोने लगता है। अर्थात अगर हम उसे तेज आवाज में बोल दें तो वो बच्चा रोने लगता है। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर, मनुष्य के अंदर सुनने की इच्छा सबसे पहले जागृत होती है, अर्थात सुनने की प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि भाषा का विकास क्रम किस आधार पर चलता है। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम, भाषा के विकास क्रम में हम देखें तो विभिन्न वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य के अंदर सबसे पहले सुनने की इच्छा जागृत होती है, जो कि हमें जन्मजात मिलती है। दूसरी स्थिति आती है सुनने के बाद में बच्चा बोलना सीखता है। तीसरी बात आती है बोलने के बाद में बच्चा पढ़ना सीखता है, फिर उसके बाद में लिखना भी सीख जाता है, सीखता है। इसी को हम देखें तो हम बोल देते हैं संक्षिप्त में शुभोपली। इसी को क्या बोलते हैं? शुभोपली। इसका मतलब क्या हुआ? सूत्र होता है सुनना, फिर होता है बोलना, पास से होता है पढ़ना और लिस्ट से होता है लिखना। इसके संदर्भ में हमने देखा कि शुभोपली, संस्कृत में इसे श्रवपले बोला जाता है। संस्कृत में इसमें श्रवपले बोला जाता है। श्रवपले का मतलब होता है श्रवण, वाक अभिवादन करना, पठन करना और लेखन करना। इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW। सुनने की इच्छा पहले नंबर पे, बोलने की इच्छा दूसरे नंबर पे, पढ़ने की इच्छा तीसरे नंबर पे, लिखने की इच्छा तीसरे नंबर पे। अर्थात भाषा का विकास क्रम शुभोपली के आधार पे निर्धारित किया जाता है। लेकिन शिक्षण विधियों में हमें बताया गया, शिक्षण विधि में
शिक्षण विधि में देखने को मिलता है। एक हिंदी विद्वान है, हिंदी की विद्वान है, हिंदी की विद्वान मारिया मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने बताया कि मनुष्य में सुनना तो अच्छी बात है, पहले नंबर सुनना आता है, सुनने के बाद में बोलना आता है, लेकिन बोलने के बाद पढ़ना नहीं लिखना आता है। पहले मनुष्य लिखता है और उसके बाद में पढ़ना सीखता है, जो कि अपवाद के तौर पर शिक्षण विधि में पूछी जाती है। मारिया मॉन्टेसरी ने बताया कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना आता है, जबकि सभी विद्वानों का मत रहता है कि पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। इसी के संदर्भ में हम देखें कि भाषा के प्रकार कितने माने जाते हैं। तो भाषा के प्रकार भी 3 होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा आता है लिखित भाषा और तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा किस प्रकार से होगी? भाषा के प्रकार, तो भाषा के प्रकार कितने होंगे? 3। नंबर 1 मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। नंबर दूसरा आता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। नंबर तीसरा आता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा के संदर्भ में देखिए कि मौखिक भाषा क्या होती है। इसमें बताया जाता है कि बोलने वाला अपने विचार बोलकर और सुनने वाला सुनकर, बोलने वाला बोलकर और सुनने वाला सुनकर अपने विचारों को स्पष्ट कर दे, तो वहां मौखिक भाषा होती है। जबकि लिखित भाषा में क्या होता है? लिखने वाला लिखकर और पढ़ने वाला पढ़कर विचारों को समझ जाए, तो वहां लिखित भाषा होती है। जबकि सांकेतिक भाषा में यदि कोई इशारे करने वाला इशारे कर और समझने वाला समझकर जान जाए, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब बात आती है कि तीनों में कठिन कौन है, आसान कौन है। तो हम देखें कि जो सांकेतिक भाषा होती है यह सबसे आसान होती है, सबसे आसान भाषा है, सबसे आसान भाषा है। कैसे है भैया? कि यदि मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा समझी जाती है, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से पानी मंगाएं तो बोल देंगे और समझने वाला समझ जाएगा, सबसे आसान होगी। क्योंकि हम स्पष्ट रूप से ध्वन्यात्मक इकाई सार्थक अर्थ के रूप में पेश करें तो सामने वाला आसान से समझ जाता है, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना सही। जबकि लिखित भाषा का प्रारूप हम देखें, यह आसान और वह कठिन दोनों होता है।
ये कैसा होगा? आसान व कठिन दोनों होता है। कठिन दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि आसान इसलिए होता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसे तो हर भाषा आसान लगेगी, क्योंकि उस भाषा में उसने पढ़ाई की है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, वह उस व्यक्ति के लिए वो भाषा कठिन लगती है। इस संदर्भ में आपने देखा कि आसान इसलिए होता है क्योंकि वो पढ़ा हुआ होता है, और कठिन इसलिए होता है क्योंकि वो पढ़ा नहीं होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति से हम इंग्लिश भाषा में ही बोले कि वाटर ले आओ, तो जो व्यक्ति पढ़ा है वो वाटर अर्थात पानी लाके दे देगा। वरना आपने देखा होगा कि बहुत सी वीडियो में नहीं होंगी कि वाटर की जगह बटना उठा के दे दिया जाता है। अर्थात उन्हें पता ही नहीं है कि वाटर और बटना में अंतर क्या होता है। जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आए तो लिखित भाषा कठिन होती है, और जिस व्यक्ति को समझ में आ जाए तो लिखित भाषा आसान होती है। अगली बात आ जाती है कि सांकेतिक भाषा, यह सर्वाधिक कठिन होती है। सांकेतिक भाषा कैसी होती है? यह सबसे कठिन मानी जाती है, सबसे कठिन होती है, सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसके संकेत निश्चित नहीं होते। यदि संकेत निश्चित हो जाए तो यह सांकेतिक भाषा भी आसान लगने लगेगी। सांकेतिक भाषा में संकेत विभिन्न होने की वजह से यह कठिन हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर प्लस का निशान लगा है, तो जिस व्यक्ति को पता है तो वह तो धन का निशान बोल देगा, प्लस का बोल देगा। लेकिन यही प्रतीक कहीं हॉस्पिटल में या कहीं पर लिखा हो तो यही चिकित्सा का प्रतीक माना जाता है, और जबकि गणित में यही योग करने का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से अगर कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड में इस प्रकार का प्रतीक दिया है, यदि इस प्रतीक को आप जानते हैं, इस प्रतीक को आप जानते हैं, तब तो समझ लेंगे कि राइट मुड़ना है या तीव्र गति से मोड़ है। और यदि आप नहीं समझ पाए तो ये क्या हो जाता है? कठिन हो जाती है। तो इसी के सबसे ज्यादा उदाहरण पूछे जाते हैं कि मौखिक भाषा के उदाहरण कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा साक्षात्कार, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू मौखिक भाषा का उदाहरण माना जाता है। बातचीत, बातचीत अर्थात फोन पर जो की गई बातचीत है वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण माना जाता है। दूसरी बात, आपने रेडियो पे समाचार सुनना, रेडियो पर समाचार सुनना, समाचार सुनना किसके उदाहरण माने जाते हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण माने जाते हैं। इसी के संदर्भ में आप देखें लिखित भाषा, तो लिखित भाषा में आप देखें कि लिखित भाषा जैसे संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम लिखित भाषा में दिया जाता है। चाहे समाचार पत्र आ जाए, समाचार पत्र, चाहे किसी की चिट्ठी आ जाए, चाहे किसी का खत आ जाए, चाहे कोई पत्रिका आ जाए, मैगजीन वगैरह पत्रिका आ जाए, या फिर मोबाइल से चैट आ जाए, मोबाइल के चैट, मोबाइल से आप मोबाइल का चैट आ जाए, या फैक्स, आप किसी के व्यक्ति के लिए कुछ भेजना चाहते हैं लिखित रूप में तो फैक्स आ जाए, ईमेल आ जाए, किसमें माना जाता है? लिखित भाषा में माना जाता है। जबकि सांकेतिक भाषा में क्या आता है? ऐसी ध्वनि जो हमें सार्थक अर्थ का अर्थ स्पष्ट न करती हो
वो सांकेतिक भाषा में आती है। यह सभी प्रकार के प्रतीक सांकेतिक भाषा में गिने जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यदि कोई मैच चल रहा हो और कोई खिलाड़ी अगर आउट हो जाता है तो आउट होने के दौरान एम्पायर जो होता है एक उंगली संकेत करता है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। या किसी क्रिकेटर ने 4 रन लगाए हैं तो वह इशारा 4 का कर दिया करता है, तो संपूर्ण जनता अर्थात पब्लिक सीख जाती है कि हाँ 4 रन लगाए हैं। तो इस संदर्भ में जो इसके उदाहरण पेश किए जाते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं क्रिकेट में एम्पायर के संकेत ट्रैफिक पुलिस के इशारे या फिर इसमें आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस के इशारे। तीसरी बात आ जाती है आपके सामने ट्रैफिक प्रतीक। इसी में आता है सांकेतिक ध्वनि में चिड़ियों का चहचहाना। चौथा आ जाता है गाड़ियों का हॉर्न। और 5वां आता है सांकेतिक भाषा में नायका के इशारे। नायिका के इशारे। अर्थात आपने देखा होगा कि नायिका के इशारे भी केवल नायक जानता है और नायिका जानती है कि सामने वाला किस प्रकार के इशारे कर रहा है, इसके अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है। क्योंकि एक कवि थे, उन कवि ने कहा है, जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं इस नायक नायिका के उदाहरण को लेकर के, कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हैं नैनों से ही बात। भरे भवन में करत हैं नैनों से ही बात। इसका मतलब यह है कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात और भरे भवन में करत हैं नैनों से ही बात। अर्थात नायक नायिका के इशारे, अगर नायक इशारे करता है तो नायिका समझ सकती है और नायिका इशारे करते हैं तो नायक समझ सकता है, चाहे वह कितनी भी सभा क्यों न सही। तो इस संदर्भ में आपने देखा साथियों, मैंने हिंदी भाषा का विकास आपको आरंभ किया और हिंदी भाषा में भाषा के बारे में बताया कि भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा का प्रकार कितने होते हैं, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। इस आधार पर मैंने भाषा के बारे में बताया। अब हम देखेंगे कि भाषा का क्षेत्रीय विकास किस आधार पर होता है, कितने प्रकार से होता है। तो भाषा का क्षेत्रीय विकास भी आगे देखेंगे 3 प्रकार से होता है, ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपकी क्लास शुरू करते हैं नए अध्याय से, वर्ण विचार को लेकर के। धन्यवाद।